उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के जो इतने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उनमें अध्यापक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराएंगे। इस आदेश को जारी हुए 5वां दिन है आज। 8 तारीख को आदेश जारी हुआ था कि 8 तारीख से शुरू होगा कार्यक्रम। अभी तक ऑनलाइन हाजिरी के मसले पर सरकारी आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग कोई बड़ी सफलता नहीं पा पाया, ये जान लीजिए। बेसिक शिक्षा परिषद इस विषय में अभी तक कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं पा पाई। प्रदेश भर में गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक बेसिक शिक्षा के लगभग 6 लाख अध्यापकों के बीच में इस विषय पर एकता और एक राय यथावत कायम है कि जब तक हमारी मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं होता, जब तक हम राज्य कर्मचारियों के समकक्ष हमको सुविधाएं और अवकाश और अन्य सेवा के जो लाभ होते वो नहीं मिलते, जब तक स्कूलों की दशा और दिशा नहीं सुधरती, तब तक हम ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे। अब दोनों तरफ से रस्सी खिंच रही है, तनाव पड़ रहा है। एक तरफ शासन, दूसरी तरफ अध्यापक वर्ग। और इस बीच में हालत ये कि अभी मैं एक सूची देख रहा था केवल हरदोई जनपद की, जिसमें करीब 85 विद्यालय हैं ऐसे जिनको जिलाधिकारी ने 18 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया। किस लिए? क्योंकि वहां पानी इस कदर भर गया कि उन विद्यालयों तक पहुंचना ही असंभव हो गया। 83 या 85 विद्यालय, अकेले हरदोई की बात बता रहा हूं, एक जिले की। बस्ती, बहराइच, कुशीनगर, पडरौना, आजमगढ़ क्या स्थिति है वो छोड़ दीजिए, ये तो हरदोई की बात बता रहा हूं। अब जहां स्कूल इसलिए बंद हो गए कि वो टापू में तब्दील हो गए, चारों तरफ जलमग्न हो गए, जल ही जल, ऊपर जल, नीचे जल ही जल ही जल। अब वहां क्या ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, वहां तो सारी लाइन ही खराब हो गई। और यही बात बार बार अध्यापक उठाते भी हैं कि पहले स्कूलों की दशा तो सुधारिए। आज बेसिक शिक्षा परिषद का कार्यक्रम ये था कि खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के ये सब लोग टोलियां बना बना के विद्यालयों में जाएंगे प्रदेश भर में और अध्यापकों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें इस बात के लिए मनाएंगे कि वो ऑनलाइन हाजिरी की बात स्वीकार कर लें। लेकिन प्रदेश भर में ऐसा हुआ नहीं। जहां कहीं कुछ गए भी अधिकारी तो वहां विरोध का सामना करना पड़ा अध्यापकों के से उनको, और प्रदेश भर में गए भी नहीं, ये भी बात सत्य है। दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति ये कि कोई झुकने को तैयार नहीं। न शासन अभी वो आदेश वापस लेने की स्थिति में अपने को है पा रहा है, और ना अध्यापक ऑनलाइन हाजिरी के सरकारी आदेश को स्वीकार करने की मन स्थिति में। इसी बीच में एक वो आया कि एक डीएम साहब गए थे चेकिंग करने, तो उन्होंने एक अध्यापक का मोबाइल चेक कराया तो उसमें पाया कि 2 घंटा या 2.5 घंटा उसने मोबाइल पर बिताए। अब एक सवाल ये भी उठता है कि खंड शिक्षा अधिकारी और जिला से बेसिक शिक्षा अधिकारी और दुनिया के जितने भी शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, इनके सबके मैसेज भी तो मोबाइल पर ही आ रहे हैं। मास्टर के, हेडमास्टर के नहीं आ रहे ना। जब शिक्षा का पूरा तंत्र ही मोबाइल पर चल रहा है मित्र, मैसेज पर, व्हाट्सएप पर, तो अध्यापक मोबाइल नहीं रखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा तो गुनाह हो जाएगा। सारा काम आप उसी पर तो करा रहे हैं। फलाने खंड शिक्षा अधिकारी के यहां इतने बजे मीटिंग में पहुंचे, ये सूचना डाकिया से थोड़ी ना आ रही है, ये तो मोबाइल में गिरती आके टप से। और अगर स्कूल के घंटों में अध्यापक मोबाइल नहीं खोलेगा, डीएम साहब की बात मान ले, तो फिर सरकारी काम कैसे चलेगा? इसका भी तो कोई उत्तर दे। मैं वो उदाहरण तो दे ही नहीं रहा कि मंत्री, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ऐसे स्तर के बैठकों में
बड़े नौकरशाह चुपचाप अपने मोबाइल पर धीरे से क्रॉसवर्ड पहेली खेलते देखे जाते हैं। ऐसे तमाम चित्र हैं। सोते पाए गए वो तो अलग है, ये खेलते देखे गए नहीं। कुछ राज्यों की विधानसभा में, चलती हुई विधानसभा में माननीय विधायकगण कुछ रंगीन किस्म के, नीले किस्म के चलचित्र देखते पाए गए। वो विवाद तो याद ही है। तब अध्यापक का मोबाइल ऑन कैसे हुआ, ये विषय है। विधायक जी वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम फोन पे चुपके से देख रहे विधानसभा के अंदर, उसका कौन जवाब देगा? और बड़े अधिकारी, आईएएस स्तर के अधिकारी अपनी बड़ी गंभीर बैठकों में मोबाइल पर क्रॉसवर्ड पहेली सॉल्व कर रहे हैं, उसका कौन जवाब देगा? प्राइमरी स्कूल के टीचर पर तो नियम लागू है, ठीक बात है, लेकिन हाकिमों पर भी नियम लागू होना चाहिए कि नहीं? यही स्थिति विकट है। ऑनलाइन हाजिरी क्या बेसिक शिक्षा निदेशालय में ये लागू है, जहां से उत्तर प्रदेश भर के 6 लाख अध्यापक नियंत्रित हैं? क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ये नियम लागू है? क्या खंड विकास शिक्षा अधिकारियों में ये नियम लागू है? क्या जिले की कलेक्ट्रेट में ये नियम लागू है? अगर नहीं तो पहले वहां कर लो, वो हाकिम लोग हैं, फिर इन छोटे लोगों में कर लेना लागू। उल्टी गंगा बहाना चाह रहे हो। गोमुख से गंगा आएगी नीचे गंगा सागर तक। गोमुख कहां है? गोमुख है बेसिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिवालय। वहां से शुरू करिए, और जब सब हो जाए ऑनलाइन तो मास्टरों को भी ऑनलाइन कर दीजिएगा, लेकिन वहां से शुरू करिए ना। यही बुनियादी सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। उत्तर प्रदेश में बीते 8 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी के मुद्दे पर मचा घमासान अभी तक किसी समाधान पर पहुंचता नहीं दिख रहा है, बल्कि हर रोज बढ़ते टकराव और तनाव में बात बिगड़ती सी दिख रही है, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग अपने आदेश के साथ खड़े हैं, तो वहीं 6 लाख शिक्षक पूरी तरह से विरोध में खड़े हैं। जो हमारे साथी जो इंटीरियर में है, जहाँ जाने का रास्ता नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, तो जो हमारे शिक्षक साथी जो इंटीरियर में हैं हमारे, जिनके लिए रास्ता नहीं है पहुँचने का, बड़ी राह दुर्गम है वहाँ की जाने की विद्यालयों की, वो कैसे देंगे समय से उपस्थिति? हम लोग सुबह अपने घर से 6:30 बजे निकलते हैं, तभी हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। रास्ते में इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हम उसमें जाम में फंसे हुए हैं। क्या आपको ये लगता है कि उचित है? अगर उचित नहीं है तो समाज भी हमारे साथ जुड़े और हमारे अधिकारी भी हमारी समस्याओं को समझे और इसका निराकरण करें। और अगर निराकरण हो गया तो हम लोग को ऑनलाइन उपस्थिति से कोई डर नहीं है, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन हाजिरी के हालात ये रहे कि 5वें दिन 0 ही रहा ये आंकड़ा। और तो और शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अब तो सोशल मीडिया के साथ साथ शहर शहर में बीएसए कार्यालयों तक भी जा पहुंचा है। तमाम शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन भी सौंपे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस विवाद में बातचीत की पहल तो करे सरकार। समस्या वो नहीं है, इसके मूल में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान किए बिना ऑनलाइन हाजिरी का आदेश पारित करना एक सरासर ज्यादती है बेसिक के शिक्षक के साथ। अब ऑनलाइन हाजिरी से पहले शिक्षक जहां हाफ ईएल, राज्य कर्मचारियों की तरह 30 ईएल, 15 सीएल और दूसरे विभागों की तरह प्रतिकर अवकाश वाली मांग पर अड़े हैं, तो वहीं सख्त हुई सरकार भी बहिष्कार करने वाले पर एक्शन की तैयारी में जुट गई है। सरकार और शिक्षा विभाग ने मानदेय रोकने, वेतन काटने और निलंबन जैसी विभागीय कार्रवाई करने का प्लान किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राथमिक विद्यालयों के जो हालात हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं कोई सुधार नहीं है। अगर डिजिटल सिग्नेचर वाला जो प्रकरण है वो लागू होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की मनमानी है वो बढ़ेगी, जो शिक्षकों का उत्पीड़न है, मानसिक उत्पीड़न है, वो बढ़ेगा। शिक्षक बनाम सरकार के संग्राम में
सियासत भी सजने लगी है। अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी को शिक्षक विरोधी करार दिया, तो वहीं कांग्रेस भी कूद पड़ी है। शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस लेने से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि अपने मातहतों की, यानी अपने मंत्रियों की, चीफ सेक्रेटरी की, डीएम की, डीआईओएस की, बीएसए की, इन सब की डिजिटल अटेंडेंस लें, ताकि ये पता चल सके कि उस डिजिटल अटेंडेंस में व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं। बहरहाल ऑनलाइन हाजिरी के मुद्दे पर 5 दिन बाद भी वही हालात हैं। वहीं 10 सीटों के उपचुनाव से पहले 6 लाख शिक्षकों के मुद्दे को विपक्ष ने तुरंत कैच कर लिया। ऐसे में ये मामला सरकार के लिए नए संकट का सबब हो सकता है। वहीं 5 दिन से मचे संग्राम में सवाल यही है कि कब तक मचेगा ऐसे घमासान, आखिर कैसे निकलेगा समाधान। समाधान कैसे निकलेगा, और संवाद के बिना समाधान निकलेगा भी तो कैसे निकलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। मेहमानों साहब का परिचय कराएं और गंभीर और संवेदनशील बहस का आरंभ करूं, उससे पहले 15 सेकंड के लिए रुकूंगा, एक छोटा सा अवकाश, तुरंत लौट रहे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपिश जी का स्वागत है। विजय कुमार बंधु हैं, अध्यक्ष हैं अटेवा के, विजय बंधु जी का स्वागत है। आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक जी का बहुत स्वागत। आलोक जी, आपसे बात शुरू करूंगा। ना ये झुकने को तैयार, ना वो झुकने को तैयार, रास्ता कैसे निकलेगा? और बिना संवाद के तो कोई रास्ता मैंने अपने 35 वर्ष के पत्रकारी जीवन में निकलते देखा नहीं। आप अपने दफ्तर में बैठे रहिए, वो अपने विद्यालय में है, ठीक है, फिर तो यही होता रहेगा। और संवाद की कोई कोशिश गंभीर रूप से हो रही हो, ऐसा मुझे दिखता नहीं। आलोक जी। सर, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं यही कहने जा रहा था कि संवाद ही एक इसका हल है। संवाद के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो संवादहीनता की स्थिति है। लोकतंत्र में संवादहीनता अच्छी बात नहीं है। शिक्षक और सरकार के बीच में संवादहीनता और अच्छी बात नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं इस टॉपिक में जितना मैं संकोच किया, मतलब मुझे तैयारी करनी पड़ी बहुत ज्यादा, मुझे लगा भाई बोलूं क्या, क्योंकि कभी सरकार सही लगती है और कभी शिक्षक सही लगते हैं। सरकार इसलिए सही लगती है कि एजुकेशन व्यवस्था में बच्चा प्रमुख है, स्टूडेंट प्रमुख है, वो बालक प्रमुख है। बालक बैठा रहता है अनअटेंडेड, टीचर लेट हो जाता है। एक स्कूल में 4 टीचर, चारों लेट, मतलब 2 घंटे बच्चा बैठा हुआ बाहर अनअटेंडेड, चारों के चारों लेट है। उनमें कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, एक और स्कूल नहीं पहुंचा। मेरे घर के बगल में प्राइवेट स्कूल है, कुर्नी गांव, कानपुर में, कानपुर नगर, नहीं अनअटेंडेड बच्चे बैठे रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सरकार उसको अगर कंट्रोल करती है, टीचर को रेगुलर करने के लिए, क्या समय से आएंगे? तो जो प्रॉब्लम आ रही है कि नेट नहीं है, रोड नहीं है, इस वजह से, तो ये प्रॉब्लम सरकार देखी। ऑनलाइन में आप समय से आए, समय से जाए, ये बाध्यता तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पिछले 7 सालों में बहुत अच्छे प्रयास किए कि आप समय से आइए। लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख होता है, मेरा मित्र है, नाम ले लूंगा नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। महीने में 10 दिन पता नहीं जाता, पता नहीं कैसे बीएसए से मैनेज करता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है सर। ठीक है आलोक भाई, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर। आऊंगा आपके पास। मैं विजय बंधु के पास चलूं, फिर दोनों राजनीतिक मित्रों के पास चलूं। उससे पहले एक जानकारी रखूं, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में चीज़ें एक पक्षीय हो जाती हैं, एकांगी हो जाती हैं। यह जो सरल रास्ता होता है उस पर सब लोग चले जाते हैं। महाजना एन गतः सपंथा, जिधर सब बड़े लोग जा रहे बोले उधर ही सही है। प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या क्या करता है, इसमें पढ़ाई छोड़ दी मैंने अभी। आलोक जी आप समझो, विजय बंधु को पता ही है, हमको एक ने भेजा, अध्यापक ने, बोले भाई सबका आधार सत्यापित करो, फिर वो ऑनलाइन करो, जिनका आधार न बना हो उनका स्वयं आधार बनवाओ, खाना बनवाकर खिलाओ मिड डे स्कीम में, दूध फल सब्जी लाओ मंडी से, ठीक, पुस्तकें बांटकर ऑनलाइन फीड करो,
अभिभावक का आधार फीड करो, बैंक से सीड कराओ, बाल गणना करो, जनगणना करो, निपुण लक्ष्य हासिल करो, बिना सफाई कर्मी के लेटरिन को स्वच्छ रखो, पेयजल की समुचित व्यवस्था करो, बोट बनाओ, घर घर सर्वे करो, मीटिंग में जाओ, ट्रेनिंग करो, चुनाव के पहचान पत्र बांटो, चुनाव की पर्ची बांटो, चुनाव भी निपटाओ, काउंटिंग भी कराओ, विद्यालय की मरम्मत कराने की जरूरत हो तो मरम्मत कराओ, एक एक पैसे का हिसाब दो, पोलियो ड्रॉप आ जाए तो वो भी पिलवाओ, बोर्ड परीक्षा में जाओ। ये सारे काम ऑफलाइन करो और फिर ऑनलाइन हाजिरी लगाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब ये टीचर के काम है, ये टीचर के काम है। सफाई कर्मी नहीं, लेटरिन स्वच्छ साफ क्यों नहीं है? बीएसएस साहब आए झांका, बोले सस्पेंड करो 5 टीचरों को। बोले टट्टी साहब क्यों नहीं है? इसलिए भर्ती किया था टीचर को। बाल गणना, जनगणना, बुढ़े की गणना, जवान की गणना सब अध्यापक ही करेगा। कल को उसको गाय, बकरी और भेड़ की जनगणना में और गणना में लगा दोगे? ये चाहते हैं क्या कि भाई मास्टर है, बोले इसको कहो कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने के बाद सारी बकरियों की गणना करे और ऑनलाइन फीड करे? ये चाहते हो क्या? और एक सवाल, तराजू ठीक रखिए। राघवेंद्र जी के पास आऊंगा तो पूछूंगा, अभी आप फ्लोर पर रख देता हूं सवाल। राघवेंद्र जी तब तक तैयारी कर लें। ये 6 लाख अध्यापक किससे नियंत्रित है? बेसिक शिक्षा निदेशालय से। बेसिक शिक्षा निदेशालय में ऑनलाइन हाजिरी लागू है, हाँ या ना? वो उत्तर देना होगा मुझे। वहां से चलो डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर का ऑफिस से होते होते जिला के बेसिक शिक्षा का ऑफिस और फिर खंड शिक्षा अधिकारियों के ऑफिस, निचली इकाई, उनके सबके ऑनलाइन लग रही है। और अगर उनके यहां ऑनलाइन नहीं लग रही तो शिक्षक को फांसी पर चढ़ा दोगे, बोले ऑनलाइन नहीं लगाओगे तनख्वाह रोक देंगे तुम्हारी। ये तरीका ठीक नहीं और मंजूर भी नहीं होना चाहिए। पहले सास करके दिखाए तो ना बहू करेगी। क्या वहां लागू हो गया? हो गया तो सरकार बता दे। मैं अध्यापकों से अपील करूंगा कि भाई आपके जब बड़े ऑनलाइन हाजिरी दे रहे तो आप क्यों नहीं देंगे? विजय बंधु, मुझे बताइए, शासन के स्तर से, सर्वोच्च स्तर से कोई बातचीत की पहल शुरू हुई? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और आपने बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल किया। 5 दिन आज हो गए, इतना बड़ा संकट है, इतनी बड़ी समस्या है, बताई जा रही है, चारों तरफ चिल्लाया जा रहा है, अध्यापकों की गरिमा और उनके सम्मान के खिलाफ तमाम चीजें लिखाई जा रही हैं। 5 दिन से कोई भी अधिकारी लेवल पर, प्रशासन लेवल पर, शासन लेवल पर कोई वार्ता तक नहीं हुई। इतनी संवेदनहीन सरकार है कि वो वार्ता तक नहीं करने को तैयार है। अरे समस्या है, हम भी बैठने को तैयार है, हमारे प्रतिनिधिमंडल बैठने को तैयार है। आप वार्ता करिए, हम अपनी समस्याएं बताएं, उस समस्याओं का आप कितना समाधान कर सकते हैं वो बताएं, उसके बाद कोई रास्ता निकले वो बताएं। बातचीत तक नहीं। मतलब ये अपने आप में अद्भुत बात है। 6-6 लाख शिक्षक अपनी इस विरोध को जता रहा है, काम करते हुए जता रहा है, अपने विद्यालय में उपस्थित अपना काम करते हुए जता रहा, लेकिन कोई संवाद तक नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं सर, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि जो टीचरों की समस्याएं हैं उनको हल करने में कितना टाइम लगता है शासन को। आप सीएल कह रहे हैं दे दीजिए, टीसीएल दे दीजिए, चिकित्सा दे दीजिए, उनको प्रतिपूर्ति, उनको क्यों इतनी देरी क्यों हो रही है? आप इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं तो ये तो बहुत छोटे छोटे निर्णय हैं जिनको लिया जा सकता है और किया जा सकता है। लेकिन निर्णय लेने की बात छोड़िए, शासन 5 दिन से, प्रशासन 5 दिन से वार्ता करने को भी तैयार नहीं है, अपनी हठ धर्मिता पर लगा हुआ है। हम अपने विद्यालय जा रहे हैं, अपनी उपस्थिति कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे जितने काम है हम कर रहे हैं और लगातार वो जारी रहेंगे। जी कपिल जी, मैं एक हरदोई के जिला अधिकारी हैं मंगला प्रसाद सिंह, उनका आज का आदेश है मेरे हाथ में, मंगला प्रसाद का। इसमें 83 स्कूल हैं हरदोई जिले के जिनको 18 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया। मालूम है क्यों? वो टापू में तब्दील हो गए। ऊपर जल, नीचे जल, मध्य में जल, जल ही जल, वहां पहुंचना संभव नहीं। तो डीएम ने 83 स्कूल बंद कर दिए। वहां ना ऑनलाइन हो सकती ना ऑफलाइन हो सकती, वहां लाइन ही खत्म हो गई।
ऐसी स्थिति और उस वक्त ये परिस्थिति पैदा करना, जब आपको पता है कि हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हमको बरसात में एक एक जिले में 80-80, 90-90 स्कूल बंद करने पड़ेंगे 10-10 दिन के लिए, तो काहे को इतना बड़ा बवाल क्रिएट किया अभी कपिल जी? अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित किया जाता है तो उसका सफल उदाहरण मोदी और योगी शासन है। एक एक करके सारी जनता के साथ इन्होंने वही व्यवहार किया है, और टीचरों के साथ जो ये व्यवहार है, आपको एक बात बता दें, क्योंकि भाई हम लोगों के भी रिश्ते में तमाम टीचर्स हैं और हम लोग रोज उनकी मुसीबतों से दो चार, क्योंकि हम लोग कोई बड़े अंबानी के घर से नहीं आते। आपको बता रहे हैं कि इनसे शिक्षा के अलावा सारा काम करवाया जाता है, और इनके यहां ये है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। हमने अगर कोई आदेश कर दिया तो वो तुम पे लागू होता, हम पर नहीं लागू होता, और ना आप कह सकते हो कि गलत है। भाई राजा जो कहे वही कानून। लोकतंत्र होता तो दूसरे पक्ष की भी सुनते। ये एक ला का सुविचार नियम है, एट द आटम पार्टम, माने दूसरे पक्ष की भी सुनो। ये साहब दूसरे पक्ष की नहीं सुनेंगे, ये एक ही पक्ष की सुनेंगे। बस आदेश दे दिया, अब जाओ करो। तुमको कह दिया कि जनगणना करना है तो जाड़ा गर्मी बरसात चाहे कैसा भी मौसम हो तुमको करना है, इतने दिन में देना है तो देना है। इनकी फिलॉसफी ये है कि ये जो सरकारी नौकरी है, इन नौकरों से बहुत चिढ़ते हैं, और उसका कारण है चिढ़ने का। पूछ लेते हैं कि अरे भाई शिक्षकों को बताओ, ABCD पढ़ा रहे हैं और ये प्राइमरी शिक्षक हैं, 8th वाले शिक्षक हैं, इनको 70-70 हजार रुपया मिल रहा है। क्यों भाई किसानों, अगर इनको 10,000 रुपया कर दिया जाए और आपको उसी का खाद थोड़ा कम कर दिया जाए, कहना है तो कैसा रहेगा? पीछे से योगी मोदी योगी। तो ये इनके सिस्टम में ये काम नहीं करते। शिक्षकों से बेजा काम करवाया जा रहा है। और आप मुझे बताइए टेक्नोलॉजी इस स्तर पे है क्या? आप मुझे बता दीजिए, इनकी रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं हो पाती। हम तो एक प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं। रोज उस तरीके की चीजों से दो चार होते हैं। जहां से ये अनुभाग कमाता है, दिन का दिन सर्वर फंस जाता है और पता चलता है 2 रजिस्ट्री हुई, 4 रजिस्ट्री हुई, और ऑनलाइन आपने कराया हुआ है, पिछले दिन चल रहा था तो पता चला 200 रजिस्ट्री जो है ऑनलाइन है और होती 10 है। ठीक बात कपिल जी। मैं राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। राघवेंद्र जी, 2 बुनियादी सवाल जो मैंने उठाए कि पहले गोमुख से गंगा चले तब गंगा सागर जाए। आप गंगा सागर से गोमुख ले जाना चाहते हो गंगा। कंचन वर्मा जो हैं वहां से ऑनलाइन हाजिरी शुरू कराओ, डायरेक्टर जनरल बेसिक शिक्षा, और होते होते खंड विकास शिक्षा अधिकारी तक ऑनलाइन रखो। उन सब में ऑनलाइन करा दो। जिस दिन करा दो उस दिन बताओ तो हम लोग भी पैरवी करें शिक्षकों से कि भाई आप भी ऑनलाइन आ जाओ। एक दूसरा, 27 काम मैंने गैर शिक्षण के बद गिनाए आपको अभी। क्या? जनगणना से लेके मतगणना तक। अब पशुगणना बची है, वो भी शायद इनके हिस्से ही आएगी, जहां तक मुझे लगता है, जब भी होगी। 27 काम वो जो पढ़ाई से जिनका कोई वास्ता नहीं। और तीसरी बात यह कि 5 दिन हो गए, 6 लाख अध्यापकों का प्रश्न है। इसके लिए तो मेरे ख्याल से अधिकारियों को किनारे करके राजनीतिक पहल होनी चाहिए थी संवाद की। अधिकारी तो छोटी चीज है नहीं राघवेंद्र जी, लोकतंत्र में इसके लिए तो सर्वोच्च स्तर पर पहल हो जानी चाहिए थी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। नहीं, 6 लाख लोग सड़क पर हैं। छोटी बात है क्या कि DIO निपट लेगा, कि BSA निपट लेगा, कि कंचन वर्मा निपट लेंगी? राघवेंद्र भाई, कि शिक्षा के अलावा इनसे सभी काम कराए जाते हैं जी। सूप बोले से बोले, चलनी भी बोले, इसमें 7200 थे। 4 बार इनकी सरकारें रही। इन लोगों ने क्या कोई अलग व्यवस्था कर रखी थी क्या शिक्षकों की, जो हमारे ऊपर ये तोहमत पड़ रहे हैं कि लंबे समय से इस प्रकार की व्यवस्था चली आ रही है?
ये कांग्रेस के सरकारों में भी थी, बसपा के सरकारों में भी थी, समाजवादी पार्टी की सरकारों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी अमिताभ। हाँ, निश्चित रूप से ज्यादा काम लिया जाता है इसमें, मैं आपके साथ हूं अमिताभ जी इस विषय में। इसके लिए कोई एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। राघवेंद्र भाई 3 बार, राघवेंद्र भाई 1 मिनट, 3 बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और 1 बार सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े फैसले हैं जिनमें स्पष्ट कहा कि अध्यापकों से शिक्षण के अलावा कोई काम नहीं लिया जाए, नहीं माना। राघवेंद्र भाई नहीं, निश्चित रूप से मेरा भी कहना यही है कि पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके ऊपर इतना लोड नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है, अभी आप कह रहे थे कि अन्य विभागों में या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, हमारी सरकार जो है डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था कर रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था कर रही है। बड़े बड़े IAS अधिकारियों को उठा लगाना पड़ता है। अब मुझे ये नहीं पता किस विभाग में है, किस विभाग में ये नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर विभागों में ऐसी व्यवस्था जो हम लोग करने की कर रहे हैं। अनुशासन क्या कहीं पैदा करना चाहिए, गलत होता है क्या? अगर हम ये चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन हो तो ये क्या गलत है क्या? हाँ, ये बात सही है। जैसे अभी आप कह रहे थे हरदोई जनपद में इतने विद्यालय जो पानी से डूब गए, हरदोई जनपद और फर्रुखाबाद जनपद से अमिताभ जी मेरे व्यक्तिगत संबंध है। हरदोई जनपद जो है वो 7 नदियों वाला जनपद है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव कहीं ना कहीं क्षेत्र में पड़ा होगा। पूरे पूर्वांचल में बाढ़ आती है भैया, पूरे पूर्वांचल में बाढ़ आती है, नेपाल से जो बिहार से आती है, पूरा पूर्वांचल डूबा है। हरदोई क्या अमिताभ जी मेरी बात बजाने दीजिए, फिर हमें लग रहा व्यवस्थित रूप से आप प्रश्न उठा सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा। क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है क्या सभी विद्यालय डूब गए हैं क्या? निश्चित रूप से कुछ विद्यालय इस बरसात में जो विद्यालय भी प्रभावित होते हैं, शिक्षक आपके अस्पताल भी प्रभावित होते हैं, व्यक्तिगत मकान भी प्रभावित होते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर इसकी आड़ में ये कह दिया जाए कि ऐसी व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में ना लागू हो तो ये हमें लग रहा है अन्याय है। व्यवस्था ये खराब नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से उसको कोई ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जहां पर विद्यालय में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आई हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो या किसी व्यक्ति को ऐसी व्यवहारिक समस्या हो तो उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। अगर इसकी आड़ में व्यवस्था स्कूल की ऐसी होनी चाहिए, सड़कें वहां तक होनी चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए, तनख्वाह ऐसी होनी चाहिए, इसकी आड़ में अगर सब लोग बचना चाहे तो हमें लग रहा है ये अमिताभ जी उचित नहीं है। व्यवस्था जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था गलत नहीं है। बायोमेट्रिक राघवेंद्र भाई ठीक, आते दोबारा आपके पास। आप बायोमेट्रिक नहीं, आप प्लेटिनम बायोमेट्रिक टाइप का कुछ और अपग्रेडेड वर्जन ले आओ, हमें दिक्कत नहीं। लेकिन एक घोषणा ये तो करा दो अभी शाम को 6 बजे के बाद कि जो 27 काम है जिसमें लेटरिन साफ रखने से लेकर जनगणना, बाल गणना, मतगणना सारी गणनाएं हैं, क्या इन कामों से मास्टरों को अभी आजादी दी सरकार ने, ये घोषणा करा दो। हम कल बहस करेंगे कि अच्छा मान जाओ ऑनलाइन की बात सुन लो, आप करा दो। अमिताभ अग्निहोत्री इस काम में खड़े होंगे सरकार के साथ कि चलो भाई बायोमेट्रिक ये काम हटवा दो। क्या सब्जी मंडी मास्टर जाए, आलू देख के मास्टर लाए, आलू धोए, बनाए, पकवाए, बंटवाए, थाली गिनवा के रखे, कम हो जाएगी तो BSA कहेगा थाली कहां गई, फिर प्रधान घर में बुला के अलग ड्रामा करेगा। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। मैं ओपन ऑफर दे रहा हूं, 27 किस्म के नॉन एजुकेशन काम है टीचरों के जिम्मे, उनको अभी तत्काल प्रभाव से सरकार रिवोक करे। मैं गारंटी लेता हूं कि 1 हफ्ते का समय दीजिएगा, हम सब लोग मिलके, हम और सरकार और विजय बंधु सब मिलके इस बात का रास्ता निकालेंगे कि डिजिटलाइजेशन परवान चढ़े, आगे बढ़े। लेकिन ये करना होगा, बकरी की गिनती मास्टर करे और डिजिटल हाजिरी दे। डिजिटल हाजिरी जो परसेप्शन है ना, वो क्या है, इलीट कहा जाता, निजी क्षेत्र में पूरा डिजिटल नहीं है क्या? हां जी है, वहां बकरी गिनने की जिम्मेदारी नहीं किसी की। क्या निजी क्षेत्र में जमादार जो स्वीपर है वही लेटरिन साफ कर रहा है, मास्टर नहीं कर रहा। किसी पब्लिक स्कूल का मास्टर देखा आपने लेटरिन साफ करते हुए? नहीं। ये सब्जी लाते हुए तो वो ऑनलाइन देगा? भैया आलोक जी गलत कहूं तुरंत टोक देना। जो अनीत कहूं राम ने कहा वाल्मीकि रामायण में, जो अनीति कछु भाग नहीं मानस में, जो अनीति कछु भाग कहूं भाई तो मोहे बरजो भय बिसराई। बताइए, अभी ये घोषणा कर दें
कि 27 काम विड्रॉ, टीचर केवल पढ़ाएगा। क्या समस्या है? इसके लिए तो विधानसभा की जरूरत भी नहीं, केंद्र की भी जरूरत नहीं। ये 27 मैंने गिना दिए एक सांस में। मरम उसमें पानी टपकने लगे स्कूल में तो भी मास्टर की जिम्मेदारी है कि ऊपर मोमिया लगाए जाके, क्या उसके लिए अलग से कोई स्टाफ नहीं आता है? आलोक जी, जब हम इलीट हो जाते हैं अचानक से कि नहीं, नो ऑफलाइन, ओनली ऑनलाइन अटेंडेंस, सब कुछ डिजिटल कर दिया, तो फिर लेटरिन के लिए एक आदमी भी रख लेना चाहिए। नहीं, आलू लाने के लिए एक लड़का रखना चाहिए, जनगणना, बाल गणना, मतगणना के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं आलोक जी? सर, मैं वो कह रहा था कि उस समय जो मैंने बात की थी उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि शिक्षक समय से पहुंचे, लेकिन उस शिक्षक को, आपने शिक्षक को पीयू से लेके प्रशासनिक तक सब पकड़ा रखा है। तो अरे भाई, जो आलू मंडी से, अरे आलोक बाबू, तू कहता है कागज देखी, मैं कहता हूं आखन देखी। मैं तो किताब पढ़ी नहीं। जो आदमी मंडी जाएगा, सवाईपुर मंडी गया है आलू लेने, वो कैसे ऑनलाइन समय पर आ जाएगा स्कूल? जी, यही कह रहा हूँ कि जब आपने शिक्षक को मल्टीपर्पज काम दे रखे हैं, तो फिर जब शिक्षक अकेले वो शिक्षक नहीं है, प्रशासनिक भी ले रहे हो, चपरासी का भी ले रहे हो और बुक का भी ले रहे हो, तो फिर डिजिटल कहाँ का आपका खत्म हो जाए। अगर शिक्षक को शिक्षक रखिए तो डिजिटल बिल्कुल आप तुरंत कर दीजिए, लेकिन अगर शिक्षक को आप चपरासी से लेकर के सारे काम कराते हैं, सर 65 काम है। मैंने प्राइमरी टीचर से कई चीजों से अपने मित्रों से बात की, बोले भैया 65 काम और करते हैं, हमसे ज्यादा सुपर ह्यूमन भारत में कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, बाकी भी प्राइमरी टीचर। इस देश में 2 ही लोग सुपर ह्यूमन हैं। तो अगर आप सुपर ह्यूमन की तरह बात करते हैं, तो फिर आप फिर उनको सुपर ह्यूमन की तरह उनकी सुविधाएं बढ़ाइए। आप 70,000 में सुपर ह्यूमन नहीं पा सकते आप। इसलिए प्राइमरी टीचर को टीचर रहने दीजिए, फिर डिजिटल लीजिए। लेकिन अगर सर फिर रिपीट करता हूं, अगर आप उन्हें चपरासी बनाते हैं, जमादारी का काम कराते हैं, कुक भी बनाते हैं, तो डिजिटल लेना उनके साथ अव्यवहारिक है, अनैतिक है, शोषणकारी। ठीक, मैं एक बात नहीं समझ पाया। कहा जा रहा है कि डिजिटल में आपत्ति क्या? अनुशासन तो सब में होना चाहिए, अच्छी बात है। विजय बंधु, आप पास आ रहा हूं। मैंने 5 बार अब तक रियलिटी चेक कराया उत्तर प्रदेश में, 2012 से लेके अब तक। कपिल जी, आप भी सुन लो, उसमें सबकी सरकारें आ गई, बहन जी की भी, अखिलेश यादव की भी और योगी जी की भी। 3 सरकारें तो आई गई। ठीक, हर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और कप्तान को आदेश दिया कि भाई 9 बजे से 11 बजे तक दफ्तर में बैठोगे। क्या 5 बार कराया, 10% से ज्यादा आईएएस आईपीएस कभी मिले ही नहीं कि अपने दफ्तर में। जनता बाहर भगवाई घूम रही, उन पर तो लागू नहीं हो पा रहा डिजिटल और समय का अनुशासन। मैंने घड़ी दिखा दी साहब के दफ्तर की कि देखो 10:30 बज गया, साहब नहीं है, उनकी तौलिया रखी है। विजय बंधु, प्राधिकरण चले जाओ, बाबू नहीं मिलेगा। तहसील चले जाओ, पटवारी नहीं मिलता, नायब तहसीलदार नहीं मिलता। तहसीलदार तो मिल जाए तो समझ लो भगवान मिल गए। मैं सर ये कह रहा हूं, वो लोग डिजिटल नहीं करते हैं क्या? सर मैं कह रहा हूं कि अगर आप डिजिटल पर ही इतना जोर दिए हैं, जैसे सारी शिक्षा व्यवस्था डिजिटल से सुधर जाएगी। इसका मतलब अभी तक अध्यापकों ने कोई पढ़ाया नहीं, किसी को आईएएस पीसीएस डॉक्टर किसी को बनाया नहीं। यहाँ तमाम लोग वक्ता लोग बैठे, वो भी किसी शिक्षक ने उनको पढ़ाया होगा, उन्हीं शिक्षकों से पढ़ के, उसी प्राइमरी से पढ़ के। मैं तो कहता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे होंगे लगभग सारे लोग उसी व्यवस्था से निकल के आए हुए होंगे और उसी व्यवस्था से यहाँ पर आज बात तय कर रहे हैं। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है सर कि चारों तरफ शिक्षक को कामचोर बता दिया जा रहा है, और जबकि आपने पूरी लिस्ट बता दी कि कितना बड़ा काम लिया जा रहा है, तो कामचोर उसको। और अभी 5 सितंबर आएगा, 5 सितंबर को गुरु की महिमा गाई जाएगी। ये 2 अर्थी बातें, 2 तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब इसके पहले जो लोग पढ़ाया लिखाया गया वो बेकार थे, उन लोगों ने पढ़ लिख के आए नहीं। ये भाजपा प्रवक्ता महोदय या आलोक पांडे साहब लोग या जो लोग भी है, ये भी उसी प्राइमरी से पढ़ के आए, वही टीचरों ने पढ़ाया है, उसी व्यवस्था में पढ़ाया है। और आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक आपने एक व्यवस्था बना रखी है। फिर अगर जब आप डिजिटल करेंगे तो सीधे डीजी और टीचर, फिर बीच में व्यवस्था क्यों रखे हैं आप?
बंद करिए सारी व्यवस्था, बीसीए, बीएसए, एआरसी, पीआरसी, दुनिया भर की व्यवस्था क्यों है? सब बंद कर दीजिए आप। सीधे टीचर और सीधे डीजी हमारे रहेंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा, और बीच में कोई नहीं रहेगा शिक्षकों शोषण भी रुक जाएगा। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है शिक्षकों का, बिना कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है, इसका भी डिजिटलाइजेशन कर दीजिए आप। इस पर आपने जोर नहीं दिया। मैं सर आपसे बड़ी जानकारी के लिए बता रहा हूं सर, अभी तक पिछले साल की तमाम स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची। किताब पहुंचाने पर जोर क्यों नहीं हो रहा है? किताब पहुंचेगी, स्कूलों में ज्यादा पढ़ाई होगी, ज्यादा अच्छे ढंग से बच्चे पढ़ेंगे, उस पर क्यों जो है? क्या यही एक फार्मूला है शिक्षा व्यवस्था सुधारने का, और कोई फार्मूला नहीं है क्या? ठीक है विजय बंधु। कपिल श्रीवास्तव, मुझे ग्राउंड की एक बात जाननी ये है कि सचिवालय, निदेशालय स्तर के जितने विभाग हैं वो कार्यालय हैं, प्राधिकरण, तहसील, आरटीओ का ये लाइसेंसिंग वाला जो डिवीजन है, ये जहां रजिस्ट्री होती है जमीन की, मकान की, वो दफ्तर, वहां सब जगह ऑनलाइन हो गया है क्या उत्तर प्रदेश में? सब लोग 10 घंटे अधिकारी से लेके बाबू चपरासी मिलते हैं डेस्क पर, ताकि जनता जाए तो उसको परेशान न होना पड़े। अमिताभ जी, 95% ऐसा नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है, वो जब अपने सीट में मिल जाते हैं तो उस दिन लोग गोरक्षनाथ बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं कि चलो कम से कम मिल गए, हमने अपनी दिल की बात कही। एक बात आपके अनुमति से मैं कह रहा हूं जी, इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा ही बदल के रखी। जब स्कूल खुला तो एक आदेश फरमान आया था, तुगलकी फरमान जिसको कहते हैं, पूजन करेगा जी, और वो सारी चीजें करेगा जो शिष्य किया करते थे अपने गुरु का। भारत में गुरु शिष्य परंपरा क्या रही है अमिताभ जी? हम लोगों ने अपने गुरुओं का चरण स्पर्श किया है, हमेशा उनका स्वागत किया है कि वो हमारा स्वागत करेंगे। आपने तो परिपाटी ही बदल के रख दी। और सुनिए, हकीकत की कहानी सुना रहे हैं। जब शिक्षक घर से निकाल के लाता है अपने यहाँ स्टूडेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये भी उस पर प्रेशर है, तो घर वाले कहते हैं कि नहला दो, पोंछ दो, तैयार ले जाओ, क्योंकि तुम अपनी नौकरी बचा रहे हो। तुम अगर हमारा काम, जैसे ये बच्चे नहीं जाएंगे तो तुमको तो तनख्वाह भी नहीं मिलनी। जब गार्जियन के दिमाग में ये बात आ जाए तो आप सोचिए कि गुरु की क्या महिमा है और गुरु की क्या परंपरा है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, डंके की चोट पर, जितने कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके शिक्षकों से हायर क्वालिफाइड लोग जो हैं वो प्राइमरी में और जूनियर हाई स्कूल में हैं, गवर्नमेंट के। लेकिन आज उनकी उपयोगिता को दूसरा बना दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोष, लेकिन इन्होंने दोष बढ़ाया है, कम नहीं किया है। और जो आदर्श आप बता रहे हैं, ये आदर्श मुझे भी पता है, और न्यायिक विवेक कोई भी होगा वो कहेगा भैया शिक्षक का काम पढ़ाना है। बेरोजगारी इस हद पे है, आप आलू खरीदने का काम बेरोजगार को नहीं दे सकते। आप शौचालय साफ करने का के लिए जो है, आप क्या संविदा पे कर्मी नहीं रख सकते, क्योंकि आप परमानेंट नहीं रखोगे। तो हमें मालूम, भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में कहीं है ही नहीं कि आप किसी को परमानेंट नौकरी दें, ये लिस्ट में नहीं है। इनकी मजबूरी है जिसमें देते हैं ये। और मैं आपको बता दूं, शिक्षक जब स्टूडेंट्स के अनुसार आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा, और या फिर अधिकारियों के अनुसार आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा, और प्रधान हड़काएगा, क्लास लेते हैं प्रधान, बहुत दुख होता है। प्रधान जो हैं वो ब्लैकमेल करते हैं शिक्षकों को, और ये सबको पता है कि हमाम में क्या चीज है। और पहले क्या था हम लोग के समय में अमिताभ जी, कि प्रिंसिपल की इतनी हनक होती थी कि सारे लोग समय से आते थे, सारे लोग, ये राष्ट्रीय चरित्र था पहले।
ठीक बात लेकिन करें जब जी। चोर है की नजर से देखोगे और कहोगे कि ये चोर है तो करेगा क्या? बद अच्छा बदनाम बुरा। ठीक बात कबीर जी। राघवेंद्र जी, मूल बात निकल के ये आ रही दो बातें, एक तो गैर शिक्षण कार्यों से तत्काल प्रभाव से शिक्षक को मुक्त करिए, और दूसरी बात ये कि अगर ये दवा अच्छी है, मेरा नपना कभी दो नहीं रहे मेरे जीवन में। मैंने जो बात पेंशन के लिए कही, विजय बंधु हमारे साथ कई अवसरों पर बैठे, मैंने कहा, कपीश भाई बैठे, मैंने कहा अगर ये नई पेंशन इतनी अच्छी है तो सांसद को पहले दो। ये रसगुल्ला गरीब के लिए नहीं है, पहले हमारे माननीय सांसदों को खिलाओ। क्या बोले? ना, ये नहीं खाएंगे, गरीब खाएगा। तो मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाता हूं। वैसे ही मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर ये डिजिटल हाजिरी इतनी अच्छी है राघवेंद्र भाई, तो उत्तर प्रदेश के, अभी मैं एक काम से चला गया था गाजियाबाद के उसमें कलेक्ट्रेट में एक एसडीएम के पास, पता ही नहीं लग रहा, मैं बिना अपॉइंटमेंट के बिना कहीं सुने चला गया था, पता ही नहीं कौन कहां गया, बाबू बताने को तैयार नहीं। अगर कोई पहचान ना ले तो मिलना मुश्किल। क्या पहचान लेगा तो मिलवा आदमी मिल जाएगा अधिकारी, या उसको कोई बता देगा कि वो आए हैं तो वो आ जाएगा। क्या वहां आप लोगों ने ये थर्मामीटर नहीं लगाया ऑनलाइन वाला प्राधिकरणों में, तहसील में? और अगर आप कहते हो हां, तो मैं एक निवेदन करूंगा, वो कपीश जी का पक्ष की बात नहीं ना, विजय बंधु के, योगी जी के पास जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों को देख लीजिए। मैंने उनका एनालिसिस किया है, और मुख्यमंत्री इस बात पर कई बार नाराज हुए हैं कि 90% शिकायत इसकी आती है कि अधिकारी मिलता नहीं, भगा दिए जाते हैं। जमीन की नपाई कराने के लिए आदमी मुख्यमंत्री के दरवाजे जा रहा है। राघवेंद्र जी, वहां डिजिटल नहीं लागू किया कि मुख्यमंत्री के पास ऐसी शिकायतें ना जाएं, ऐसे फरियादी ना जाएं? राघवेंद्र जी, नहीं, निश्चित रूप से ये सब होनी चाहिए। इन सब व्यवस्था में जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बातों में दम है, और बातों में आपके साथ मैं खड़ा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी है, अगर उत्तर प्रदेश और देश में डिजिटलाइजेशन ना हो तो क्या हो? निश्चित रूप से देर सवेर सबको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे मित्र कपीश हो। डिजिटलाइजेशन के बगैर देश चलने वाला अब नहीं है, उत्तर प्रदेश चलने वाला नहीं है। इस व्यवस्था के साथ हमको चलना पड़ेगा। मुझे याद है किसी समय हम जेब में पैसा लेकर के जाया करते थे। अब आज की तारीख में मैं तो खैर पैसे का उपयोग करता हूँ, हमारे बच्चे जो हैं जेब में एक पैसा नहीं रखते हैं, कार्ड रखते हैं, उससे पेमेंट करते हैं। देखिए, कभी भी बात होने दीजिए, कभी भी उनकी बात आ जाए। अभी केवल राघवेंद्र जी कभी देखिए बात होने दीजिए। देखिए, अगर कोई व्यवस्था होती है, कोई व्यवस्था बनाई जाती है, तो बेहतर के लिए बनाई जाती है। आपकी सभी बातें सही हैं, कभी भी बातें जो बोल रहे हैं वो बातें सही है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इस व्यवस्था को देखें, अगर शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था है, उसमें अगर कोई खराबी हो तो विषय की बात करिए, पर्टिकुलर उसी विषय की। उसमें तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। बात खेत की हो रही है, सब लोग खलिहान के कर रही हैं। साहब, उनके साथ इतना अपमान होता है, उनके साथ ये काम लिया जाता है, उनको भत्ते नहीं मिलते हैं, उनकी सड़क नहीं है, उनकी चट बचती है। ये सब बातें बिल्कुल सही है आपकी, इन सब बातों में आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन पर्टिकुलर अगर डिजिटल अटेंडेंस की बात कर होती है तो हमें बड़ी विनम्रता के साथ कहना पड़ रहा है कि व्यवस्था में कहीं कोई खराबी नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा है या व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई बीमार पड़ जाता है या कोई अस्पताल में पानी भर जाता है या ऐसी कोई व्यवस्था है सभी तरीके, उसके साथ अलग व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर ये व्यवस्था है ऑनलाइन अटेंडेंस की, इसमें मुझे कोई खराबी नजर नहीं आती। ठीक, राघवेंद्र भाई, एक मासूम, कपिल जी रुको एक मिनट, एक मासूम सी बात कह देता हूं। मेरे पास तो केवल जीवन के उदाहरण, राघवेंद्र भाई एक मिनट रुको, मेरे पास तो जीवन के उदाहरण है, ना उद्धव को लेना ना माधव को देना। आलोक बाबू आप भी सुनो, राघवेंद्र भाई सुन लो, काम आएगा। एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ध्यान सुनिए, एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पंजाब नेशनल बैंक है और एचडीएफसी है। क्या पंजाब नेशनल बैंक में आलोक पांडे 4 दिन जाएंगे तब कहीं पासबुक अपडेट करा पाएंगे, जब जाएंगे बोले सर्वर डाउन है, और बाबू अपना पीछे ऐसे कुर्सी पे आराम से झूल रहा है,
कह रहे सर्वर डाउन है पाणे जी, कब ठीक होगा भैया? अरे बोले हमको क्या पता यार, जब होगा तो देखेंगे। क्या एचडीएफसी में महीने में भी एक दिन ऐसी खबर नहीं आती होगी, 2-3 महीनों में कभी कोई आ जाए कुछ देर के लिए। क्यों? ये जो इलू है ऑनलाइन का, एक ही बिल्डिंग में 2 जगह कैसे हो, रंग 2 रंग में कैसे है? राघवेंद्र जी, इसका तो उत्तर देना पड़ेगा हमको। नहीं, थाने का सर्वर नहीं चल रहा क्या? बगल में जो आधार कार्ड का प्रिंट निकाल रहा उसका सर्वर 24 घंटे फर्राटा भाग रहा क्या? जो लड़का बैठा है, कौन सी मशीन लगाई है? ये मैंने भी झेला, इसलिए मैं कह रहा हूं मित्र, ऐसा नहीं कि गरीबी झेल रहा है। मैं कुछ भी रहूं, अधिकारी मेरे सम्मान में उठ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा अग्निहोत्री सर्वर नहीं चल रहा, आप जाओ हम भिजवा देंगे, लेकिन सर्वर थोड़ी चला देगा। राघवेंद्र जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात में भी हम आपके साथ हैं, मेरे साथ यही होता है। लेकिन अब आप जिसमें सर्वर का क्या दोष है, तो व्यक्तिगत दोष हो गया। राघवेंद्र सिंह को अगर काम नहीं करना है तो 1000 बहाने हैं। ना ना ना, राघवेंद्र सिंह सर्वर का भी दोष है। नहीं, सर्वर हमें नहीं लगता है यार, सर्वर इसमें व्यक्तिगत दोष ज्यादा होता है साहब कि अगर हमें काम नहीं करना है तो हमें 1000 बहाने मिल जाते हैं। निश्चित रूप से देखिए, इसमें डिजिटलाइजेशन का मुझे कहीं अपराध नहीं। ठीक कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक राघवेंद्र जी। ठीक, डिजिटलाइजेशन के खिलाफ कोई नहीं, लेकिन जैसे हमें एक बड़ा जनरेटर रखना है। एक बुनियादी उदाहरण देता हूं, आलोक पांडे, आप पढ़ाते हैं युवाओं को, इसलिए आपको भी इसमें रुचि होगी। तो उसका आरसीसी का बेस बनेगा राघवेंद्र बाबू, उसके ऊपर 3 टन का जनरेटर रखा जाएगा। क्या बालू के ऊपर नहीं रख सकते, जमीन में घुस जाएगा जनरेटर। आप पूरा ऑनलाइन करिए, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन कंक्रीट का बेस तो बना दीजिए, बुनियादी ढांचाओं सुविधाओं का बेस तो बना दीजिए। आप करें ना, पहले जनरेटर रखेंगे बाद में बेस बनाएंगे। कैसे बेस बनेगा फिर बाद में, जब जनरेटर रख दोगे? बोले पहले आमलेट बनाएंगे फिर मुर्गी पालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना मालिक। पहले मुर्गी मुर्गा पालो तब ना अंडा मिलेगा। राघवेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अमिताभ जी, मैंने वो समय भी देखा है जब केसा में बिल जमा होता था, सैकड़ों लोगों की लाइन लगा करती थी। ये बात ईमानदारी से हुआ करती। बिल्कुल तारीख में बिल्कुल एक नजर बिल जमा कर देता। मुझे वो समय भी देखा है जब हमें ट्रेन की रिजर्वेशन कराना था तो 3-3 दिन जाते थे, लाइन लगती, तब कहीं जाकर रिजर्वेशन होता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, अभी कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन ले। मुझे कोई दिक्कत नहीं व्यवस्था, मैं कह रहा हूं रेलवे में जो टिकट बनाने वाला बाबू है उसकी आप प्लेटफॉर्म साफ करने की ड्यूटी न लगाओ तो वो अच्छी बात है, वो ऑनलाइन टिकट ही बनाए। आप उससे गुसलखाना भी साफ करा रहे हो। अब बोले कोयला भी डाल दे इंजन में, अब फिर भाग के आ जाए इधर टिकट भी बना दे, ये नहीं चलेगा। राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कपीश। कपिश जी। हाँ, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई पता नहीं किस टेक्नोलॉजी में आज भी जी रहे हैं। मैं आपको आए दिन बता रहा हूं कि रजिस्ट्री अनुभाग का सर्वर डाउन हो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक नहीं होती। ये हम लोग रोज जाते हैं प्रैक्टिस करने और देख रहे हैं जहां से करोड़ों रुपया इनको राजस्व आ रहा। अमिताभ जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि जहां प्राइवेट है वहां 5G चल रहा है और जहां सरकारी है वहां 4G चल रहा है। डाटा जैसा आप लोगे वैसे ही तो अपलोड होगा, जैसा रैम होगा वैसे ही काम होगा। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, आदर्श हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। भाई गांधी जी को अगर किसी बच्चे की चीनी छुड़वानी थी, गुड़ छुड़वाना था, तो उन्होंने पहले खुद खाना छोड़ा। उन्होंने ये कहा था कि भाई हम कैसे समझाएंगे, उन्होंने कहा था 1 महीने बाद आना। अगर मान लीजिए वो उसी दिन समझाते तो अपने ही नजर में गिर नहीं जाते। आज जो अधिकारी चाह रहे हैं कि शिक्षकों पर एक ये भी लगाम लगाई जाए जो गैर जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर राष्ट्रीय चरित्र पैदा नहीं कर सके आप, तो आप कोई सिस्टम लगा लो, वो सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक बात है। नीचे से ऊपर तक शिक्षा भागवत में भ्रष्टाचार है,
ठीक है कविश बाबू, रुकना होगा। आलोक पांडे जी, एक बात आई कल से, एक नैरेटिव आया, एक कोई अधिकारी गया किसी स्कूल में चेक करने, उसने टीचर की जेब से मोबाइल निकलवाया, मोबाइल की जांच करवाई तो पता लगा 2.5 घंटा मास्टर ने मोबाइल में बिताया और नाना प्रकार के कार्यक्रम किए। उसने सही किया गलत किया, क्या देख रहा था वो कलेक्टर जाने, जो करना है करे। बस मैं एक बुनियादी बात कहता हूँ, प्रधान जी ने कल 12 बजे बुलाया है, बीएसए के ऑफिस पहुंचो 2 बजे, 3 बजे बच्चों का खाना बटेगा, ये सूचनाएं डाकिया लाता है स्कूल में, ये भी तो सब इसी पे आ रही हैं। ये स्कूल में नहीं खोलेगा तो भी नौकरी चली जाएगी। बोले तुमको भेजा था तुमने देखा नहीं, और डीएम साहब पकड़ भी लेंगे आके। यार दो तरह की बात नहीं करो ना एक समय में। बताओ भैया, सारे मैसेज तो इसी पे आ रहे हैं स्कूल के, फिर डाकिया से भिजवाओ ना मैसेज। आलोक पांडे, मैं इसे हास्या, ये जो अधिकारी इस ढंग का ड्रामा करते हैं ना, उनसे मैं बड़ा खिन्न हो जाता हूं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। अध्यापक चोर है, कुछ लोग हो सकता है, लेकिन आप क्या पूरे पेशे को बदनाम कर देंगे। इंप्रेशन बना रहे हो कि पूरा जो 6 लाख अध्यापक है वो वहां मोबाइल खेल रहा है स्कूल में, तो ये सब्जी कौन बना रहा है और लेटरिन कौन साफ कर रहा है, जनगणना बाल गणना कौन कर रहा है। आलोक जी, कल से ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, धकाधक व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है कि देखिए सच्चाई, मोबाइल पर खेल रहे हैं मास्टर साहब। मैं ही समझ नहीं पा रहा कि मोबाइल पर सारे मैसेज मोबाइल पर आएंगे तो देखेंगे क्या रामायण, मोबाइल नहीं देखेंगे तो। आलोक पांडे सर, मैंने बहुत से टीचर से बात की, एनालिसिस किया, उनका तो ये कहना है कि सरकार सारे स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, तो इतना टॉर्चर और इतना बदनाम कर दे सरकार टीचरों को, और इतना टॉर्चर कर दे कि बाद में सैलरी भी न देना पड़े, प्राइवेटाइज हो जाए स्कूल, बात खत्म हो जाए। तो क्या इसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने का कदम है तो एक ही दिन में हलाल कर दे, ये थोड़ा थोड़ा काटने की जरूरत नहीं है। या फिर स्कूलों को अगर सुधारने की मंशा है तो इस देश में एक मॉडल है, केंद्रीय विद्यालय मॉडल है, वहां क्यों चरित्र अच्छा चल रहा है, वहां क्यों टीचर आज डिजिटल की जरूरत नहीं पड़ती। सर, मेरी वाइफ ग्वालियर में थी, चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहां 15-15 दिन तक बारिश में लैंड स्लाइडिंग हो जाती, बंद हो जाता है, 2-2 सिलेंडर रखने पड़ते थे, दाल भी खट्टा रखना पड़ता था। सन 2010 की बात बता रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद 8-5 में श्रीमती जी नहीं पहुंच सकती थी, 3 किलोमीटर बस नहीं तो पैदल जाना है, लेकिन 8-5 के पहले 8 बजे वो पहुंचेगी, नहीं तो छुट्टी कट जाएगी 3 साल के बाद। 3 दिन रेड लगा, आपकी हाफ फेयर, 6 दिन में फुल फेयर गई, कैसे टीचर पहुंचता है? क्योंकि उसके बाद उस टीचर से ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चा स्कूल से क्यों नहीं आ रहा। टीचर 8 बजे पहुंच जाएगा, 1:10 पे छुट्टी हो जाएगी या 2:10 पे छुट्टी हो जाएगी, वो अपना पढ़ाएगा, अपनी डायरी मेंटेन करेगा और घर चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप टीचर से और कोई काम नहीं कराते तो शरीर तो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मजदूरी कराते हैं। ठीक है आलोक भाई जी, यहाँ तो बच्चा अगर स्कूल नहीं आया तो भी मास्टर साहब की क्लास लगेगी। अब बताओ मास्टर साहब क्या करे, बचपन नहीं आया तो बीएसए मास्टर साहब को टाइट करेगा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। बच्चा लाओ अभियान भी मास्टर के जिम्मे है। बताइए बच्चे कहां से लाए भैया, कहां से पकड़ के लिया है बच्चे। केंद्रीय विद्यालय में आलोक बाबू प्रिंसिपल के और मास्टर के जिम्मे बच्चा लाना नहीं है। वो आके बैठ गए, बच्चा आए तो भली भला, ना आए तो भली भला, बच्चा जाने, बच्चा के पिताजी जाने। विजय बंधु जी, क्या लग रहा है इस गतिरोध का क्या भविष्य दिख रहा है और ये गतिरोध कब तक रहेगा? जी सर, मैं तो बड़ी विनम्रता से सरकार से कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, आप बैठिए, प्रतिनिधियों से बात करिए, हमारी समस्याओं सुनिए, उसका निवारण करिए और रास्ता निकालिए। और रास्ता सरकार ही निकालेगी, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। रास्ता सरकार निकालेगी तो सरकार को पहल करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन मैं एक बात से बहुत खिन्न हूं सर कि शिक्षक को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, मुझे इस बात की बड़ी खिन्नता है। और अभी 5 सितंबर को फिर चिल्लाया जाएगा कि बड़ा गुरु है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें। और आज ऐसा भेजा जा रहा है कि मैं उसको देख देख के खिन्न हूं। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी आलोक पांडे साहब ने भी कहा, ये बात शिक्षकों के बीच में बहुत गहरी हो गई है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक रास्ता है
और उसी रास्ते पे सरकार जा रही है कि हमें ना वैकेंसियां, 6 साल से वैकेंसी नहीं निकली है। राघवेंद्र सर बैठे हुए हैं, मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं, बेसिक में 6 साल से नौकरी नहीं हुई है, 2010 से पदोन्नति नहीं हुई जूनियर में, 2016 से बेसिक में पदोन्नति नहीं हुई है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आप देने को तैयार नहीं है। तो आप हमसे चाहते हैं ना, तो हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी समस्याओं को निपटाएं। अच्छा, सरकार क्या होती है? गार्जियन होता है, मुख्यमंत्री हमारा गार्जियन है, हम उससे अपनी बात नहीं कहें, किससे कहेंगे? ठीक है, और हम यही बात ठीक है कह रहे राघवेंद्र जी, हैं कि मेरी समस्या ठीक है कपिश जी, इस गतिरोध में क्या समाधान हो सकता है और कैसे समाधान हो सकता है? 3 सुझाव दीजिए कोई, फिर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊं। देखिए, पहली चीज तो ये जी कि लोकतंत्र में अपने ही लोगों के बीच में कोई आप विदेश से बात नहीं करने जा रहे, डेडलॉक नहीं हो सकता। निगोशिएशंस की जगह रखनी चाहिए और किसी से नफरत उतनी ही कीजिए कि आंख मिलाने पे शर्म ना हो, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा वो नफरत के काबिल नहीं था। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसमें बात होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। इसमें शिक्षकों के जो नेता हैं उनको बुलाया जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि आप विधायिका के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं और जिनसे आपको काम लेना है प्रशासन, उनको भी बुलाइए। और जो शिक्षक जो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण मजबूती से नींव मजबूत करते हैं हमारे देश के भविष्यों का, नौनिहालों का, उनको भी नेताओं को बुलाइए और उनसे वार्ता कीजिए, उनको समय दीजिए और उसकी बातें सुनिए। जो बेहतर मांगे लगे कि हाँ ये चीज करने पे हमारे प्रदेश का भला होगा, हमारे शिक्षक का भला होगा, हमारे बच्चों का भला होगा, वो कीजिए, वो निर्णय लीजिए। ये मत सोचिए कि अरे ये तो हमारे विरुद्ध गए थे। अरे साहब, आपके अपने बच्चे हैं, आप पाल्य हैं, तो इस बात को ठीक बात है कपिश जी। मैं राघवेंद्र जी के पास चलूं, उससे पहले एक उदाहरण के साथ चलूंगा ताकि उनको बात सहज लगे जो मैं कह रहा हूं। मैं तो ऐसा उदाहरण देता हूं कि उसका फिर विकल्प नहीं होगा सामान्यतः। अखिलेश जी की सरकार थी राघवेंद्र जी, मैं एक दूसरे चैनल पे तब बहस किया करता था। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, पूरे प्रदेश की व्यवस्था चरमरा गई। सरकार होती है कुछ तो उसमें भाई सरकारीपन होता ही है, सरकार की ठसक होती है क्या। और राजा को कई लोग समझाइश देने वाले भी होते हैं, ज्ञानी गुणीजन क्या। अरे वो कहते साहब छोड़ो, 4 दिन में दिमाग ठीक हो जाएगा क्या। अभी हड़ताल विरोधी कानून एस्मा लागू कर देंगे, सस्मा लागू कर देंगे, दिस कर देंगे, दैट कर देंगे। वो मामला तूल पकड़ गया राघवेंद्र भाई, क्या बवाल मचने लगा। एक दिन समाजवादी उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री मेरी बहस में थे, वो भी वही भाषा बोल रहे थे जो शासन का मन था उस वक्त कि ऐसा नहीं और वैसा नहीं। मैंने उनसे कहा क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी आप बदल सकते हैं सारे? नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं ना। क्या फिर क्या करेंगे? यही चलता रहे हड़ताल? आपकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश चले भाई। मैंने राघवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप पूरे राज्य के मुखिया हैं, लोग क्या करें छोड़िए, क्या कोई नाक का सवाल थोड़ी ना है। आप सबके संरक्षक हो भाई प्रदेश में। मैंने बुला लीजिए इन लोगों को और कि हमारी जरूरत हो तो धक्का लगाएं, लेकिन मिलिए, बुलाइए। 24 घंटे के भीतर बैठक हुई और रात में 12:30-1 बजे ऐलान हो गया कि हड़ताल समाप्त। क्या राघवेंद्र जी, अब प्रश्न आपसे, एक उदाहरण मैंने दिया कि ऐसा हो चुका है प्रदेश में। एक प्रश्न आपसे, क्या कोई सरकार, कोई महानिदेशक बेसिक शिक्षा, कोई हाकिम मालिक मुख्तार 6 लाख अध्यापकों की जगह दूसरे अध्यापक भर्ती कर सकता है? नहीं। 6 लाख अध्यापकों को कोई सस्पेंड कर सकता है? नहीं। निकाल सकते हैं? नहीं। इनको जेल में डाल देंगे क्या? नहीं, संभव नहीं। ये लोकतंत्र है मित्र। तब क्या करेंगे? जब मालूम है कि क्या होना है अंत में, तो वो आज क्यों नहीं हो जाए? राघवेंद्र बाबू, अंततः लोकतंत्र में करना तो वही है जिसको लोग चाहे, तो वही है और होगा भी वही, क्योंकि ईवीएम पर अंगूठा लोग का है। लोग कानून नहीं बदल सकता, लेकिन कानून बनाने वाला बदल देता है लोग। राघवेंद्र जी,
नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस विषय पर विचार किया जाएगा, लेकिन मेरा एक और अनुरोध है। जिस प्रकार से कुछ लोग, सभी शिक्षक नहीं है अमिताभ जी इसमें, इसके पीछे राजनीतिक दलों का भी हाथ है, जो उनको बेवजह पुशअप कर रहे हैं। क्या सभी शिक्षक हड़ताल पे हैं? क्या सभी शिक्षकों की व्यवस्था खराब नजर आ रही है? क्या देखिए, व्यवस्था ये खराब नहीं है। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ लोग प्रभावित हो रहे हो, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हो जो उचित नहीं हो, लेकिन ये व्यवस्था खराब नहीं है। मैं पूरी ये कह रहा हूँ अमिताभ। ठीक राघवेंद्र भाई, ठीक। मैंने जो, ठीक है राघवेंद्र भाई, ठीक, मैंने, ठीक है, आगे बात। मैंने जो उदाहरण दिया उस वक्त भी स्थिति ये थी कि बसपा, भाजपा और कांग्रेस राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन कर रही थी। आरंभिक तर्क सपा से मेरे पास यही आया था कि अरे भाई साहब, आपको पता नहीं, सब भाजपाई और कांग्रेसी और बसपाई करा रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ। मैंने कहा इन सब बातों से ऊपर उठिए। आप प्रदेश के मुखिया हैं भाई, कहां छोटे मोटे चक्करों में पड़े। बुलाइए, आप बुलाइए तो पहल तो करिए, चीजें तो सुलझ ही जाएंगी। राज्य के कर्मचारियों से भी मैंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होता, कपिश बाबू मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा जब तक चुनाव नहीं होता मुख्यमंत्री नहीं बदल सकते आप। क्या? जैसे ये नहीं बदल सकते आप सबको, वैसे आप भी इनको नहीं बदल सकते ना चुनाव तक। तो रास्ता निकालो। वही बात मैं आज पूरी विनम्रता से कह रहा हूं। ये अध्यापक बाहर के नहीं है, छोड़िए, स्वाभाविक है। सपा क्यों नहीं होगी इनके साथ, बसपा क्यों नहीं होगी, कांग्रेस? आप विपक्ष में होते, आप भी अध्यापकों के साथ खड़े होते राघवेंद्र जी। अभी पंजाब में टीचर ऐसा आंदोलन करें, आप उनके साथ खड़े होंगे। ये राजनीति, इसमें क्या समस्या? काहे की नाराजगी सपा से या बसपा से, कांग्रेस से? वो विपक्षी दल है, साथ है, ठीक है। अब मैं तो कह रहा हूं, आपको सपा से निपटना है, अध्यापकों का मन जीत लीजिए, वो आपकी जिंदाबाद करने लगेंगे। आपको लग रहा है कि सपा राजनीति कर रही है, 24 घंटे के अंदर इस गतिरोध को समाप्त कर दीजिए। अध्यापक तो भोले मन का है, भोले बाबा जैसा, वो आपकी जिंदाबाद करने लगेगा। योगी बाबा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, क्या जा रहा है? कर लीजिए। ये कहना ठीक नहीं कि फला फला लोग भड़का रहे हैं, सब कुछ नहीं। विपक्षी लोग हैं, उनने कोई संन्यास लिया है। और लोक और तंत्र, कंचन वर्मा नाम है, क्या नाम है उनका, जो डीजी है, जो भी है, उनका आदेश मास्टर नहीं बदल सकता। क्या? लेकिन मास्टर अपने वोट से और अपने लोकमत को प्रभावित करने की क्षमता से विधायक तो बदल सकता है ना। और विधायक कंचन वर्मा को बदल सकते हैं। इस साइकिल को समझना राजनेताओं के लिए बहुत जरूरी है। बाद में कहते अरे ये तो समझी नहीं आई बात हमको, जब घटना घट जाती है। जनता नहीं बदली जा सकती, पार्टियां बदली जा सकती हैं, नेता बदले जा सकते हैं, सरकारें बदली जा सकती हैं। कोई माइकल जनता बदल सकता है क्या राघवेंद्र बाबू, कपिश जी? कोई ये कह सकता है हम नई जनता ले आएंगे? नहीं ना। मेरी लड़ाई संदेश को लेकर भी है। मैं डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं, बहुत अच्छा चीज है, हम सुविधा भी बढ़ी इससे। लेकिन मेरी मंशा और इंटेंट, जो नैरेटिव सेट किया गया वो अभद्र नैरेटिव है कि अध्यापक चोर है, अध्यापक काम नहीं करता, उसको 70,000 रुपया मिलते, 70,000 में टट्टी साफ करवा रहे हो। अभी कपिश जी ने कहा था रखिए ना 12 लाख संविदा कर्मी रखिए शिक्षा के लिए, बेसिक के लिए, हर स्कूल में 2 कर्मी दीजिए। क्या समस्या है? अध्यापक से कहिए आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फिर आप सख्ती करिए, हम साथ खड़े हैं। मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, आप अध्यापक को आज इन 27 गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करिए। मैं सरकार के साथ खड़ा हूं कि अनुशासन के दायरे में जो निर्णय सरकार करे, अध्यापक उसका पालन करें। लेकिन 36 किस्म के काम उनके कंधे पर डाल के, ये ठीक नहीं। और एक बात कहूं, मेरे जैसे जो लोग लोक जीवन को जानते हैं, जिए हैं, जानते नहीं, जिए हैं, पढ़े नहीं, जिए हैं, वो सहमत होंगे कपिश बाबू, राघवेंद्र बाबू के या विजय बंधु, आलोक जी, मास्टर क्यों बनता है आदमी? अध्यापक क्यों बनता है?
उसमें तनख्वाहें तो अब थोड़ी ठीक हुई हैं, उससे पहले तनख्वाहें तो नहीं थी भैया। समाज में प्रतिष्ठा, क्या अन्यथा लेखपाल नहीं बने? कपिल जी, लेखपाल बनने में ज्यादा फायदा है भैया। पटवारी लेखपाल, झोला भरा रहता, झोला, किसी की सरकार रहे। आलोक जी गलत कह रहा? मास्टर के पास क्या है? अरे गांव किसी खेत से 2 भुट्टे भी तोड़ के ले आए तो वो किसान दौड़ा लेगा, क्या मास्टर साहब कहां ले जा रहे? और अगर उसके पास जो एकमात्र पूंजी थी प्रतिष्ठा, क्या कि जहां गया लोगों ने कहा गुरुजी पान लगे, आओ आओ गुरुजी आओ बैठो बैठो, क्या आप वो प्रतिष्ठा खत्म करना चाहते हैं? क्या ये साबित करना चाहते हैं चोर है, काम चोर है, अनुशासन नहीं मानना चाहता? यही तो उसकी पूंजी है मित्र। अध्यापक के पास और क्या है? शिक्षा मित्र भी अध्यापक हैं आपकी किताब में, उनको 10,000 रुपया मिलता है। 10,000 रुपया आलोक बाबू, 10,000 रुपया में 31 दिन परिवार का भरण पोषण करना है, अपने बुढ़े माँ बाप की देखरेख करनी है, बिटिया की शादी करनी है, बेटे की को कारोबार कराना। 10,000 रुपया, बताइए। अनुदेशक भी टीचर है आपकी लिस्ट में, तब ना 6 लाख हुए। उसको 9,000 रुपया मिलता है, 300 रुपया रोज। क्या चाहते हैं उससे? क्या चाहते हैं? आत्मोत्सर्ग कर दे? क्या चाहते हैं? और छोटे से छोटा काम कराइए, प्लम्बर का को बुला लीजिए, बिजली के मैकेनिक को बुला लीजिए, जितने भी इस ढंग के प्रोफेशनल कोर्सेज के लोग हैं अपने घर में बुला लीजिए। 200 रुपया आने का लेते हैं, कुछ खराबी होगी उसका अलग बताएंगे, लेते हैं ना। शिक्षा मित्र को उतना भी नहीं मिल रहा पूरे दिन में, क्या हाफ सीएल क्यों, आधी छुट्टी क्यों नहीं दी जा सकती भाई? हमको आधे दिन का काम है, कुछ जरूरी है, जा सकते, पूरे दिन की छुट्टी कैसे लगा दोगे? क्यों नहीं? बाकी जगह मिल रही ना सरकार में। सरकारी, मैं 3 बातें कहूंगा राघवेंद्र बाबू से, यानी भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से 3 अनुरोध करूंगा। शिक्षकों के ये 27 किस्म के बेसिर पैर के काम जो शिक्षक की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे शिक्षक को मुक्त करिए, तत्काल शिक्षक की गरिमा बहाल हो। एक। दूसरा, शिक्षक कामचोर है, शिक्षक मुफ्त की तनख्वाह ले रहा, ये घृणित नैरेटिव फैलाना बंद किया जाए। तीसरी बात, शिक्षक को सरकारी कर्मचारी मान लीजिए। सरकारी कर्मचारी मानने से क्या होगा वो विजय बंधु लिख के बता देंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। सिर्फ 1 लाइन का राजाज्ञा जारी हो जाए कि आज से बेसिक शिक्षा परिषद के 6 लाख अध्यापक राज्य कर्मचारी माने जाएंगे। राघवेंद्र जी 3 काम करा दीजिए, मैं इस विषय में अध्यापकों को राजी करने में अपनी पूरी प्राण ऊर्जा लगा दूंगा, पूरी प्राण ऊर्जा लगा दूंगा, और मुझे भरोसा है कि मानेंगे अध्यापक। सिर्फ 3 काम करा दीजिए, विजय बंधु जी फिर मानेंगे ना बात हमारी। 3 काम है, आधे घंटे में तीनों की राजाज्ञा जारी हो सकती है। किसी के लिए विधानसभा जाने की जरूरत नहीं, विधेयक की जरूरत नहीं। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होते हैं ना आलोक जी, आप तो जानते ही हो, आईएएस बच्चों को पढ़ाते हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये तीनों काम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर गांव में, उत्तर प्रदेश के हर शहर के हर मोहल्ले में कल दिवाली मन जाए, अगर आज घोषित कर दे कि राज्य कर्मचारी मान लिया अध्यापक को, कल दिवाली मन जाएगी। दिवाली दिन में होली, रात दिवाली हो जाएगी एक ही दिन में। आप करो तो। मेरा काम था सुझाव देना, मैंने दे दिया। शेष हरि इच्छा और जन इच्छा। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? संवाद होना ही चाहिए।
सरकार अध्यापकों की है और अध्यापक सरकार के हैं, फिर संवाद क्यों नहीं हो रहा? संवाद में अहंकार का कोई विषय नहीं होना चाहिए। यह अहंकार का विषय नहीं। हमारी सरकार, हमारे अध्यापक, बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? बीच का रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन वो निकलेगा कैसे? वो विश्वास से निकलेगा, संवाद से निकलेगा। धन्यवाद।